टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी खुली हुई है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, उसमें डूंगर कॉलेज और महारानी सुदर्शना कॉलेज उसके संगठक महाविद्यालय बनने चाहिए, वो नहीं बने। इसके अलावा बीकानेर में जो सौर ऊर्जा का हब बनने वाला था, सिलिकॉन वैली कॉम्प्लेक्स आने वाला था, ये सारी योजनाएं जो है खटाई में पड़ गई हैं। और इन सब चीज़ों के लिए कभी भी पश्चिम क्षेत्र के विधायक गोपाल जोशी ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई है। तो लोग याद करते हैं और मैं तो जैसा आपको बताया, मैं बराबर बीकानेर में जाता रहता हूं और लोगों से, उनसे ज़्यादा सक्रिय हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों के संपर्क में हूं और उनकी समस्याओं का जैसा हूं वैसा समाधान करने की कोशिश करता हूं। कार्यक्रम में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास बात में डॉक्टर बीडी कल्ला से चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। खास बात में डॉक्टर बीडी कल्ला से चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कल्ला साहब, यहां पर एक बात और, राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। राजस्थान की वित्तीय स्थिति पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छी है, क्योंकि बाड़मेर में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह मिले हैं उससे जो वैट से फ़ायदा हुआ है। दूसरी तरफ जो सर्विस टैक्स और केंद्रीय नीतियों के कारण राज्य का जो हिस्सा मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। उसके कारण से राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य ने अपने वैट और खनन से, अन्य खनन रॉयल्टी से और अन्य जो टैक्सेज हैं उनमें बिना किसी प्रकार का इजाफा किए हुए टैक्स का रियलाइजेशन करके वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार किया है। और उसका परिणाम है कि हमारे वित्त आयोग की जो सेकंड इंटरिम रिपोर्ट हमने सबमिट की है उसको राज्य सरकार ने करीब करीब स्वीकार कर लिया है। और उसके अनुसार राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं को 5% नेट टैक्स रेवेन्यू का दिया जाएगा। इसके अलावा 3% माइनिंग रॉयल्टी जो है पंचायती राज संस्थाओं को दी जाएगी। जो पंचायती राज संस्थाओं को पैसा दिया जाएगा उसका करीब करीब ये समझिए कि 85% सीधा पंचायतों को, 12% पंचायत समितियों को, 3% जो है वो जिला परिषदों को दिया जाएगा। 1% कृषि उपज मंडी की जो राशि है वो सीधी जिला परिषद को दी जाएगी। 2% एक्साइज ड्यूटी का, एक्साइज जो है लगाई जाती है राज्य सरकार की ओर से देसी और विदेशी शराब पर, उसकी 2% मिलेगी। इसके ऊपर राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जब वो एक्साइज पॉलिसी बनाएंगे तब इसको लागू करेंगे, लेकिन इसको सिद्धांततः स्वीकार किया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन में नया कोई कर हमने स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी आती है उसका 10% पंचायती राज को, यानी सीधे पंचायतों को और हमारी नगर पालिकाओं को मिलेगा। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है कि पहले वित्त आयोग ने राज्य की पंचायतों को और नगर पालिकाओं को 5 वर्ष में 323 करोड़ रुपए दिए थे। अब वर्तमान में केवल 1 वर्ष में 2000 करोड़ रुपए हमारी नगर पालिकाओं को और पंचायती राज संस्थाओं को 1 वर्ष में मिलेंगे। इससे लगता है कि हमारी इकोनॉमी ने काफ़ी एक तरीके से काफ़ी वृद्धि की है। जहाँ 75 करोड़ रुपए के करीब 1 साल में मिलते थे, वहाँ अब 1 साल में 2000 करोड़ रुपए इन संस्थाओं को एक छोटा सा सवाल और है। लगातार विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि राजस्थान वित्तीय घाटे से जूझ रहा है। उनका कहना होता है कि व्यापारी खुश नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही, बिजली का संकट राजस्थान में गहराया हुआ है, पानी का संकट है, लगातार वित्तीय घाटे की बात करता है। आप कह रहे हैं कि वित्तीय अगर स्थिति की बात करें तो मजबूत है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है? ऐसा या तो कोई अर्थशास्त्र को समझ नहीं रहे हैं और या समझ कर भी असत्य बात बोल रहे हैं। राजस्थान की वित्तीय स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। पहले जो घाटे के बजट आते थे, अब बैलेंस बजट आ रहे हैं और राजस्थान के डेवलपमेंट में बहुत भारी प्रगति हो रही है। जहाँ फेमीन में, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 98 से 2003 के बीच में, वहाँ राज्य को 200-300 करोड़ रुपए देने में भी केंद्रीय सरकार को झटका लगता था, या पता नहीं वो जानबूझ के नहीं देते थे। लेकिन आज एक एक ज़िले को
एक साल में 150 से 200 करोड़ रुपये मनरेगा योजना में मिल रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधन बढ़ाए हैं, जिसके कारण आज हर जिले में, हर गांव में, हर कस्बे में डेवलपमेंट सामने दिखाई दे रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो तो जानबूझ के विरोध के लिए विरोध कर रही है। उनको भी ये मालूम है कि कांग्रेस राज के वक्त में राजस्थान की इकोनॉमी में सुधार आया है और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया है। हमारा जो बजट किसी वक्त में, हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो 5,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। आज एक एक वर्ष का जो हमारा प्लान है वो 25-26 हज़ार करोड़ से ऊपर होता है। पहले साहब, यहाँ एक सवाल और है। अभी चर्चाएं हैं नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कि अभी नेतृत्व परिवर्तन होगा या चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन होगा। क्या राजस्थान में अभी लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन अभी दिख रहा है? क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने की बात चल रही है, तो कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदले जाने की बात चलती है, कभी लगता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव होगा। कार्यकर्ताओं में इस तरह की बातें चलती है। नेतृत्व परिवर्तन पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेतृत्व परिवर्तन जरूरी है अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए? ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। कांग्रेस में तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है, न तो यहाँ मुख्यमंत्री जी को न प्रदेश अध्यक्ष को, यहाँ कोई बदलने की बात कांग्रेस में तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं और अफवाहों के बल पर ही उनका सारा काम है। उनके पास कोई नीतियां, कार्यक्रम। एक सवाल और है, यहाँ अभी चर्चा चल निकली थी कि डॉक्टर बीडी कल्ला को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नहीं, मेरे से कभी किसी ने कोई चर्चा नहीं की, न मेरी ऐसी इच्छा है। हम पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। अगर मौका दिया तो? नो, मैंने कहा ना, मैं किसी भी पद का कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। मेरे को भी राज्य सरकार ने और हमारे हाईकमान ने जो काम दे रखा है, उस काम को मैं बहुत ही शालीनता से कर रहा हूँ। एक सवाल और यहाँ पर, ब्राह्मण आरक्षण की आप बात करते हैं। कई बार कई ब्राह्मण भी समुदाय भी कहता है कि ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है राजस्थान में। तो सवर्ण आरक्षण या ब्राह्मण आरक्षण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी अभी सरकार है, आपको बात करनी चाहिए। आप जिस समुदाय से आते हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए? ऐसा है, जब 98 से 2003 के बीच में मैं राज्य का कार्मिक मंत्री था, उस समय देश के तमाम पत्रकारों ने मेरे से पूछा था कि आप आरक्षण रैली में आए, आपका क्या विचार है। मैंने उस समय बहुत स्पष्ट कहा था कि प्रदेश में और देश में 16% आरक्षण, 12% आरक्षण और 21% आरक्षण जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है, वो बरकरार रहना चाहिए, वैसा का वैसा रहना चाहिए। किंतु जो सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य जातियां जिनको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला हुआ है, वे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उन लोगों को आर्थिक विपन्नता के आधार पर, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको कम से कम 14% आरक्षण मिलना चाहिए। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जनरल सिन्हो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने इन पर विचार करके रिपोर्ट संभवतः प्रस्तुत की है और ये केंद्रीय सरकार के हाथ में है कि वो निश्चित रूप से इस बात को गौर करके और कुछ न कुछ निर्णय करेगी। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि 98 से 2003 के बीच में जब हम कैबिनेट में राजस्थान में थे, उस समय राजस्थान सरकार ने और उनकी मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित करके भेजा था कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और सवर्णों को 14% आरक्षण राजस्थान में दिया जाना चाहिए। तो हम इसके उस समय भी पक्ष में थे और आज भी पक्ष में। और ये हम कहते हैं कि जो पहले की आरक्षण व्यवस्था है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो वैसा का वैसा मिलना चाहिए। किंतु आर्थिक आधार पर सवर्णों को 14% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आखिर में, कार्यक्रम के आखिर में, ऐसी कोई बात जो आप राजस्थान की जनता से एचबीसी न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हो, कांग्रेस से रिलेटेड या फिर राजस्थान वित्त आयोग से रिलेटेड, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप एचबीसी न्यूज के लिए? मैं सबसे पहले तो अभी दीपावली आ रही है, दीपावली के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जहाँ जहाँ जिस काम में कार्यरत हैं, एक तो वर्किंग पॉपुलेशन को बढ़ाएं, कोई भी व्यक्ति निठल्ला नहीं रहे, सारे लोग काम करें। सिविक सेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज हम अपने घर की, अपने आसपास के मोहल्ले की सफाई में सहयोग करें, प्लास्टिक का जो है उपयोग न करें और इसके साथ साथ
कचरा पात्र में कचरे को फेंकें, व्यसन मुक्त समाज की संरचना करें और इसके साथ साथ देश के जिम्मेदार नागरिक बने। हमारे देश के लोग जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर थूकते नहीं हैं, वहाँ पर कहीं सड़क या आसपास किसी भी जगह पेशाब नहीं करते हैं और वहाँ बहुत सफाई व्यवस्था का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने देश में आकर भूल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सफाई व्यवस्था में वे सहयोग करें और जगह जगह कचरा या गंदगी न फैलाएं। जहाँ जो नियत स्थान है वहीं पर कचरे को फेंकें और गंदगी वहीं फैलाएं जो नियत स्थान है। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि हम जिम्मेदार नागरिक बनकर आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और देश के जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। ये थे खास बात में HBC न्यूज के साथ डॉक्टर BD कल्ला। तो डॉक्टर BD कल्ला का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वित्तीय व्यवस्था की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। तो तीसरी तरफ उनका कहना है कि राजस्थान में सवर्णों को आरक्षण की खास जरूरत है। ये थी डॉक्टर BD कल्ला के साथ HBC न्यूज की खास बात।